गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक और एक केस डिस्कस करेंगे। दिस केस बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग केस है। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक बेसिकली इन्फेक्शन होता है जो किडनीज की ग्लोमेरुलस एक स्ट्रक्चर होता है किडनीज में, उसको इन्फेक्ट करता है। तो आज हम ये केस डिस्कस करेंगे, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सबसे पहले अगर ये किस एग्जाम में आता है तो एग्जामिनर हमसे पूछता है कि आपका डायग्नोसिस क्या है। तो हमें इसको बोलना है कि दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो डायग्नोसिस हम ऐसे बोलेंगे दैट दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विच इज प्रोबेबली ड्यू टू पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, क्योंकि ये ज़्यादातर एक इन्फेक्शन के बाद ही होता है जिसे कहते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोका एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के बाद ही ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है जिसमें किडनीज इन्वॉल्व हो जाती है, जिसे कहते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो डायग्नोसिस हमें क्या कैसे बताना है एग्जामिनर को? वी विल से दैट इट इज ए केस ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विच इज प्रोबेबली ड्यू टू पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन इटियोलॉजी, कि इस इन्फेक्शन के बाद ही किडनीज में इन्फेक्शन हो गया होगा। पहले स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन होता है, उसके बाद किडनीज इन्वॉल्व हो जाती है। उसके बाद एग्जामिनर कहता है अच्छा ठीक है, तो डायग्नोसिस आ गया, तो अब बताओ कि आपने एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्यों कहा, क्यों ये एक्यूट है, क्यों एक्यूट इन्फेक्शन हो गया है इसकी ग्लोमेरुलस में। तो उस टाइम पे आपको पूरा हिस्ट्री बताना है इसको एग्जामिनर को कि हिस्ट्री क्या रहा है। हिस्ट्री क्या रहेगा इस इन्फेक्शन की, अगर ये इन्फेक्शन होगा तो हिस्ट्री क्या देगी, क्या रहेगी? हिस्ट्री रहेगी यंग पेशेंट होगा, यंग बॉय होगा या गर्ल जो भी कह लो, 12 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंटेड विद चीफ कंप्लेंट ऑफ स्वेलिंग ऑफ हिज फेस। उसकी फेस में सूजन आ गया, स्वेलिंग हो गया फेस में, स्वेलिंग ऑफ फेस। तो एक हिस्ट्री तो ये रहेगी उसको स्वेलिंग हो गया फेस में, सूजन आ गया फेस में। दूसरा हिस्ट्री रहेगा कि उसको यूरिन जो है कम आ रहा है और यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है। स्कैंटी यूरिन होगा, कम यूरिन आएगा उसको, और साथ में उसको ब्लड आएगा यूरिन में, जिसे कहते हैं हम हिमैट्यूरिया। हिमैट्यूरिया, ब्लड इन यूरिन इज हिमैट्यूरिया। उसको पेशाब के रास्ते खून आएगा, और साथ साथ में उसके यूरिन के रास्ते प्रोटीन लॉस हो गए, तो प्रोटीन लॉस की वजह से स्मोकी यूरिन भी आएगा, स्मोकी यूरिन भी आएगा। तो ये हिस्ट्री रहेगा स्मोकी यूरिन। क्या हिस्ट्री रहेगा? यंग पेशेंट, 12 साल का बच्चा जो मुंह में सूजन आ गया है, पेशाब कम आ रहा है, ब्लड आ रहा है यूरिन में, और स्मोकी यूरिन हो रहा है। ये हिस्ट्री रहेगा अगर केस होगा एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। और डिजीज का ऑनसेट जो होता है, हमेशा इस डिजीज का ऑनसेट रहेगा एक्यूट एंड प्रोग्रेसिव। एक्यूट होगा और प्रोग्रेसिव डिजीज होगा। और इसकी माता से पूछा जाएगा तो माता जी कहेगी इसने जो सूजन नोटिस किया है, जब ये बेड से उठता है तो इसके मुंह में सूजन आ जाता है। जब ये मॉर्निंग में उठता है तो मदर क्या हिस्ट्री बताती है? मदर से अगर पूछा जाएगा, मदर कहेगी ये मेरा बेटा जब सुबह उठता है तो इसको पेरी ऑर्बिटल पफिनेस होता है, मतलब आंखों की आईलिड होता है, आंखों की आईलिड के ऊपर और आगे पीछे जो है सूजन आ जाता है, पेरी ऑर्बिटल पफिनेस। क्योंकि ये टिश्यू, यहाँ का जो स्किन होता है बहुत लूज होता है और यहाँ एकदम से पानी भर जाता है, जिसे हम कहते हैं पेरी ऑर्बिटल पफिनेस। रात को अगर ये लेटेगा तो सारा फ्लूइड इसकी आंखों के आगे पीछे कोलेक्ट हो जाएगा, और जब ये मॉर्निंग में उठेगा तो इसको सूजन होगा आंखों में, जिसे कहते हैं पेरी ऑर्बिटल पफिनेस। मदर ये हिस्ट्री देती है कि मॉर्निंग में उठता है तो इसके आगे पीछे आंखों के सूजन आ जाता है। और उसके बाद कुछ नेगेटिव हिस्ट्री हमें ज़रूर बताना होता है एग्जामिनर को कि क्या नेगेटिव हिस्ट्री है जो इसमें नहीं है इस पेशेंट में। जैसे कि इस पेशेंट को कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है, रेस्पिरेटरी का कोई भी सिम्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है, इसको कोई भी दौरे नहीं पड़ते हैं, नो हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन, और इसको एनयूरिया नहीं है। एनयूरिया मीन्स बहुत कम यूरिन, बिल्कुल एब्सेंट यूरिन नहीं है, यूरिन आ रहा है इसको। एनयूरिया तो नहीं है इसको, ना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ना कन्वर्जन्स है। तो ये भी नेगेटिव हिस्ट्री हमने बतानी है। और थोड़ा बहुत फाइंडिंग इसको फीवर का हो सकता है, फीवर हो सकता है, भूख बंद हो सकता है, एनोरेक्सिया जिसे कहते हैं हम, हेडेक हो सकता है, हेडेक का हिस्ट्री रह सकता है। ये सब थोड़ा बहुत हिस्ट्री रह सकता है। तो हिस्ट्री किसका नहीं मिला हमें? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का नहीं मिला, कन्वर्जन का नहीं मिला, एनयूरिया का हिस्ट्री नहीं मिला।
उसके बाद नेगेटिव हिस्ट्री में बताना है कि ही डिड नॉट सफ़र एनी सोर थ्रोट, उसको सोर थ्रोट का हिस्ट्री भी नहीं है, सोर थ्रोट का कोई हिस्ट्री नहीं है, जो कि टॉन्सिलाइटिस की वजह से सोर थ्रोट हो सकता है या फेरेंजाइटिस की वजह से सोर थ्रोट हो सकता है, तो ये हिस्ट्री नहीं है। ये नेगेटिव हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोर थ्रोट के बाद ज़्यादातर होता है, बट इस बच्चे को सोर थ्रोट के बिना ये इन्फेक्शन हो गया है बिकॉज इसमें स्किन की वजह से इसको इन्फेक्शन हुआ था। इसलिए जब आगे हिस्ट्री इंक्वायर करते हैं तो ये बताता है कि इस बच्चे को इचिंग थी 3 हफ्ते पहले, इचिंग की हिस्ट्री थी 3 वीक्स बैक, 3 वीक बैक इसको इचिंग की हिस्ट्री थी। ये इचिंग ज़्यादातर स्केबी इन्फेक्शन से हुई थी। ये स्केबीज इन्फेक्शन जो थी वो स्ट्रेप्टोकोकल से हुई थी। स्ट्रेप्टोकोकल जो हमने अभी बात किया सबसे पहले कि ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से बाद होता है। स्ट्रेप्टोकोकल पहले इन्फेक्शन होता है, उसके बाद किडनीज इन्वॉल्व होती है। तो इसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो रखी थी स्किन में जो कि स्केबीज थी, 3 हफ्ते पहले की हिस्ट्री थी, उसके बाद इसको किडनीज इन्वॉल्व हो गई। तो ये पॉजिटिव हिस्ट्री इसकी मिली है कि इचिंग की हिस्ट्री इसकी रही थी। उसके बाद हमने कुछ और नेगेटिव हिस्ट्री, क्योंकि ये देखा जाता है कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो होता है और जो किडनीज इन्वॉल्व होती है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बाकी कारण की वजह से होता है, हमने वो रूल आउट करना। जैसे पेशेंट को कोई भी हिस्ट्री नहीं रही थी हेपेटाइटिस बी की, सी की, चिकन पॉक्स की कोई हिस्ट्री नहीं थी, चिकन पॉक्स की कोई हिस्ट्री नहीं थी, बी और सी वायरस की कोई हिस्ट्री नहीं थी, चिकन पॉक्स की कोई हिस्ट्री नहीं थी, मीजल्स की कोई हिस्ट्री नहीं थी, मम्स की कोई हिस्ट्री नहीं थी, कोई भी वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं थी जिसकी वजह से इसकी किडनी इन्वॉल्व हो, वैसा कुछ नहीं मिला। और ना ही इसको कोई ड्रग की हिस्ट्री थी। ड्रग जैसे स्टीरॉइड लेने से क्या होता है कि आंखों के आगे पीछे सूजन आ जाती है, तो ड्रग्स की भी कोई हिस्ट्री नहीं थी, तो ये रूल आउट किया हमने। उसके बाद ना ही ये डायबिटिक था, ना ही ये हाइपरटेंशन था जिसकी वजह से किडनी इन्वॉल्व हो सकती है, ना ये डायबिटिक था ना ये हाइपरटेंशन था। तो ये रहा हिस्ट्री। उसके बाद हमने इस पेशेंट को एग्जामिन करना है। एग्जामिन करेंगे हम, एग्जामिन जब इस पेशेंट को करेंगे तो एग्जामिन में हमें क्या क्या, एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या फाइंडिंग मिलेगा वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो एग्जामिनेशन फाइंडिंग क्या रहेगी इस पेशेंट में, तो एग्जामिनेशन फाइंडिंग देखते हैं। जैसे हमने एग्जामिन किया तो इसका सबसे पहले फेस देखा। इसका फेस जो था वो एकदम पेल था और पफी था, पेल और पफी था, जिसे हम नेफ्रिटिक फेसिस भी कहते हैं। नेफ्रिटिक फेसिस, इसके नेफ्रिटिक फेसिस हो रखा था। और स्वेलिंग जो हमने ऑलरेडी देख रखा है, स्वेलिंग जो है वो आईलिड के आगे पीछे थी, आईलिड के आगे पीछे सूजन थी, जिसे पेरी ऑर्बिटल पफिनेस भी कहते हैं। जब हमने इस पेशेंट को देखा, एग्जामिनेशन किया, तो हमें सूजन मिला, पेरी ऑर्बिटल पफिनेस मिली, जिसकी वजह से जो इनका अपर आईलिड और लोअर आईलिड का गैप होता है उसे कहते हैं पैल्पेब्रल फिशर। पैल्पेब्रल फिशर होता है जो वो छोटा हो रखा था, नैरो हो रखा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा सूजन थी। तो अपर और आईलिड का और लोअर आईलिड का जो फिशर होता है वो छोटा होगा, जिसे कहते हैं नैरो पैल्पेब्रल फिशर मिलेगा जब इस पेशेंट को हम देखेंगे। और साथ साथ में इसकी टांगों में ना पिटिंग एडीमा आ रखा था। जब हमने इसकी टांग देखी, टांग को दबाया यहाँ पे, तो पिटिंग एडीमा आ रखा था। पिटिंग एडीमा मिलेगा। उसके बाद हमने देखा कि इसको स्केबीज की इन्फेक्शन हो रखी थी। स्केबीज की इन्फेक्शन जो कि फिंगर में मिली, फिंगर वेब्स में, ये वेब स्पेस होती है, यहाँ पे हमें लीजन मिले, स्किन लीजन मिले। और एल्बो में भी मिल सकते हैं ये स्केबीज इन्फेक्शन के लीजन, एल्बो में मिल सकते हैं, एल्बो में मिल सकते हैं स्केबीज इन्फेक्शन के लीजन, एल्बो में मिले, फिंगर वेब्स में मिले। अब बिलो द निप्पल मिले, निप्पल के नीचे मिल सकते हैं, और इसके साथ साथ एम्ब्लाइकस के आगे पीछे मिल सकते हैं, और ग्राइन रीजन में मिल सकते हैं। ग्राइन रीजन जो होता है उसके आगे पीछे भी हमें ये इन्फेक्शन मिल सकता है, ग्राइन रीजन के आगे पीछे। सो स्केबीज इन्फेक्शन के हमें लक्षण मिले, जैसे फिंगर वेब्स के आगे पीछे लीजन मिले, एल्बो में मिले, निप्पल के नीचे मिले, अम्ब्लाइकस के आगे पीछे मिले, ग्राइन एरिया में मिले, हमें स्केबीज के लीजन। उसके बाद हमने जब इसका पल्स चेक किया तो इसको टैकीकार्डिया था, पल्स चेक किया तो इसको टैकीकार्डिया था, टैकीकार्डिया।
और बीपी इसका बढ़ा हुआ था, बिकॉज किडनी इन्वॉल्व थी तो बीपी भी बढ़ा हुआ मिलेगा। और बीपी अगर यंग पेशेंट में बढ़ा हुआ मिल रहा है तो हमें किडनीज की इन्वॉल्वमेंट को सोचना है, क्योंकि ये 12 साल का लड़का था और इसका बीपी बढ़ा हुआ था, तो हमने किडनी के इन्फेक्शन सोचना है, किडनी इन्वॉल्वमेंट सोचना है। उसके बाद जुगुलर वेंस जो होती है, जुगुलर वेंस या जेवीपी कह लें, जुगुलर वेन जेवीपी ये एंगॉर्ज थे, वेंस एंगॉर्ज थी, क्योंकि किडनीज इन्वॉल्वमेंट की वजह से हाइपर वॉल्यूमिक स्टेट हो जाती है, बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, हाइपर वॉल्यूमिक स्टेट हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जुगुलर वेंस एंगॉर्ज मिलती है, एंगॉर्ज हो गई थी। उसके बाद हमने देखा कि कोई स्क्रोटल एडीमा नहीं था, यानी कि टेस्टिस के आगे पीछे कोई एडीमा नहीं था। स्क्रोटल एडीमा हालांकि हमें नहीं मिला है, स्क्रोटल एडीमा नहीं मिला है, असाइटस भी नहीं मिला है इस पेशेंट में, ना स्क्रोटल एडीमा ना असाइटस मिला है। और लीवर, स्प्लीन और किडनीज नॉर्मल है इस पेशेंट में, लीवर, स्प्लीन, किडनीज नॉर्मल है। और ना ही रीनल एंगल नॉन टेंडर, रीनल एंगल भी टेंडर नहीं है, नॉन टेंडर मिले, ये सब हमने देखने हैं। तो रीनल एंगल नॉन टेंडर थे, लीवर, किडनी, स्प्लीन नॉर्मल है, और बाकी सिस्टम जितने भी हैं वो विद इन नॉर्मल लिमिट है, अदर सिस्टम्स विद इन नॉर्मल लिमिट, नॉर्मल है। अब हम इसका बेड साइड यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें एल्बुमिन मिलेगा, यूरिन में एल्बुमिन मिलेगा, लॉस हो रहा है एल्बुमिन, प्रोटीन लॉस हो रहा है तो एल्बुमिन मिलेगा यूरिन। तो ये सब उसका मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के, जिनमें किडनी इन्वॉल्व हो जाती है एकदम से, इनमें एनएसआर का मिल सकता है। एनएसआर का मतलब सभी बॉडी सूजन पूरी बॉडी में, उसके साथ साथ जितनी भी कैविटीज है बॉडी में वहाँ पे फ्लूइड जमा होना, एनएसआर का विद फ्लूइड। सो एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में एनएसआर का होता है। और हो सकता है कभी कोई पेशेंट हमारे साथ आए पूरी बॉडी में सूजन लेके आए, तो हमें सोचना है कि कहीं वो एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस तो नहीं है। उसके बाद एक लेटेंट पीरियड होता है इनमें, जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि पहले इनको सोर थ्रोट होता है, यानी फेरेंक्स की इन्फेक्शन होती है स्ट्रेप्टोकोकस से, उसके बाद इनकी किडनीज इन्वॉल्व होती है। सो ये लेटेंट पीरियड के बारे में हम देखते हैं कितना कितना लेटेंट पीरियड रहता है। लेटेंट पीरियड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेंट पीरियड अगर हम फेरेंजाइटिस के बाद देखें, फेरेंजाइटिस यानी कि फेरेंजाइटिस, उसके बाद इन्फेक्शन होने के बाद, यानी आज इसको स्ट्रेप्टोकोकल से इन्फेक्शन हो गया, आज स्ट्रेप्टोकोकल से फेरेंक्स इन्वॉल्व हो गया, उसकी कितनी देर के बाद इसकी किडनी इन्वॉल्व होगी, तो ये ड्यूरेशन ज़्यादातर रहती है इस केस में 1 से 3 हफ्ते की, 1 to 3 वीक। 1 to 3 वीक के बाद इसको एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाएगा। वैसे ही अगर हम देखें कि अगर स्किन इन्वॉल्व हुई है, जैसे इस पेशेंट को स्केबीज इन्वॉल्व हुआ, तो उसकी कितनी देर के बाद इसको एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होगा, उसके 2 से 6 हफ्ते के बाद, 2 to 6 वीक के बाद इसको एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाएगा अगर स्किन इन्वॉल्व हुई है। सो ये लेटेंट पीरियड हमने याद रखना है। तो फेरेंजाइटिस के केस में लेटेंट पीरियड रहता है 1 to 3 वीक का, और स्किन इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर किडनी इन्वॉल्व हुई है तो उस टाइम लेटेंट पीरियड रहता है 2 to 6 वीक का। सो ये अभी पार्ट 1 है लेक्चर का, तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या केस डिस्कस किया हमने आज। तो आज हमने डिस्कस किया कि एक्यूट ग्लोमेरुलाइटिस का केस। तो हमें डायग्नोसिस कैसे बोलना है, हमने डायग्नोसिस बोलना है दैट इट इज अ केस ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलाइटिस विच इज प्रोबब्ली ड्यू टू पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। तो आगे एग्जामिनर पूछेगा कि व्हाई डू यू से सो इट इज अ केस ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलाइटिस, तो फिर आपने उसको हिस्ट्री बताना है कि ये यंग बॉय है 12 ईयर का, हमारे पास हिस्ट्री लेके आया है कि इसके फेस में सूजन हो गया है, यूरिन कम आ रहा है और साथ में ब्लड आ रहा है यूरिन में, साथ में स्मोकी यूरिन है, और एकदम से हुआ इसको एक्यूट ऑनसेट और प्रोग्रेसिव है डिजीज़। और मदर हिस्ट्री देती है कि अगर मॉर्निंग में जब उठता है तो इसको आंखों के आगे से सूजन होता है, पेरिऑर्बिटल पल्पिटेशन, साथ में इसको फीवर भी है थोड़ा थोड़ा, और एपिटाइट भी इसका कम है, और हेडेक भी बता रहा है, जो कि बीपी की वजह से भी हो सकती है हेडेक। और इसकी नेगेटिव हिस्ट्री हमें लेनी है, जैसे कि कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कोई हिस्ट्री नहीं है, दौरों की कोई हिस्ट्री नहीं है, एनयूरिया की कोई हिस्ट्री नहीं है, सोर थ्रोट की कोई हिस्ट्री नहीं है। इसको इचिंग की हिस्ट्री थी जो 3 हफ्ते पहले थी, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल स्केबीज हुआ था इसको। उसके बाद बी और सी की कोई हिस्ट्री नहीं है, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स की कोई हिस्ट्री नहीं है, मीजल मम्स की कोई हिस्ट्री नहीं है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन भी नहीं है, ड्रग भी नहीं लिया हुआ है इसने। ये नेगेटिव हिस्ट्री हमने रूल आउट करनी है। उसके बाद जब हमने इसको एग्जामिन किया तो हमने देखा कि इसका फेस के सूजन आ रखी थी,
जिसे कहते हैं नेफ्रेटिक फेसिस हो रखे थे, और पैल्पेबुलर फिशर था वो नैरो हो रखा था। इसके बाद पीटिंग एडिमा भी देखा हमने, स्केबीज इन्फेक्शन देखा जो कि फिंगर वेब्स में, एल्बो में, बिलो दी निप्पल, अम्बलाइकस के आगे पीछे और ग्राइन रीजन में स्केबीज इन्फेक्शन के लक्षण थे। उसके बाद पल्स में, पल्स बढ़ा हुआ था, टैकीकार्डिया था, बीपी रेज था, जुगुलर वेन्स एंगॉर्ज थी, स्क्रोटल एडिमा हमें नहीं मिला, साइटस नहीं मिला, लीवर स्प्लेन किडनी पैल्पेट नहीं हुई, नॉर्मल थी, रीनल एंगल भी टेंडर नहीं थे, अदर सिस्टम विद इन नॉर्मल लिमिट थे। और जब हमने यूरिन एग्जामिनेशन किया तो वहाँ पे हमें एल्बुमिन पॉजिटिव मिला। और ये अभी हमने देखा कि कभी कभी एनएसआर के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं पेशेंट। और लेटेंट पीरियड जो होता है फेरेंजाइटिस के बाद 1 से 3 हफ्ते का रहता है, उसके बाद किडनी इन्वॉल्व होती है, और स्किन के केस में अगर स्किन इन्वॉल्व है तो 2 से हफ्ते का लेटेंट पीरियड रहता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस था एक्यूट ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस का। तो आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।